हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज दोबारा से मैं आ गया हूँ टेक्निकल फाड़ू मैकेनिकल चैनल के साथ। ठीक है। सो आवर थीम इज़ दैट लर्न टुडे टू लीड टुमारो। तो उसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ दैट विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। टॉपिक इज टॉर्जन इक्वेशन। ओके। So first of all, we have to introduce some basic terminology which are related to torsion. Then after I have to explain torsion equation and how can we derive that equation. We have to explain it. Okay. So सबसे पहले आप वीडियो को देखते रहिए और उसको देखने से पहले ऐसे लाइक कर दीजिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आपको अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए। ठीक है। तो first of all, we have to introduce about torsion. What the meaning of torsion? Torsion means you can see here it is a shaft. It is a shaft. If a shaft is subjected to any two couples, ठीक है, यदि कोई शाफ्ट है जिस पर मैंने कोई कपल लगाए हुए हैं उसके एंड पर, और दोनों कपल्स के हैं अपोजिट कपल्स हैं, दोनों एंड पर क्या लगा रखा है मैंने, अपोजिट कपल लगा रखा है। देखो ये कपल और ये कपल दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है। यदि एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है। ओके। तो यदि कोई आपका शाफ्ट किसी कपल से, ठीक है, सब्जेक्टेड है, किसी कपल उस पर, कोई कपल उस पर लगा हुआ है, वो भी कैसा, अपोजिट वाला। ठीक है। तो दैट कंडीशन, दैट फेनोमेना इज नोन एज टॉर्क, दैट फेनोमेना इज नोन एज टॉर्जन। ओके। तो ये होगा क्या कि जब हम उस पर कपल लगाएंगे तो कपल क्या करेगा, कपल इसमें इसको रोटेट करने के लिए टेंट्स करेगा, रोटेट करने के लिए इसमें प्रवृत्ति लाएगा। सो दैट पोजिशन, दैट कंडीशन इज नोन एज टॉर्क। ठीक है। अब ड्यू टू दिस टॉर्क देर आर सम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस विल डेवलप। दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज शियर स्ट्रेस। जो इसमें इस टाइप में या इस टाइम जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, जो इंड्यूस्ड होगा, तो ये स्ट्रेस आपको, तो जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, आपका शियर स्ट्रेस कहलाएगा या कहलाएगा आपका वो टॉर्जनल स्ट्रेस। ओके। सो ये कंडीशन जो होती है वो कहाँ देखी होगी आपने, जैसे कि हम लोग कहीं नट बोल्ट टाइट करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वहाँ भी हम टॉर्जन या टॉर्क लगाते हैं। जैसे हम अपने कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को निचोड़ते हैं ना, गीले कपड़ों को, तो वो निचोड़ना भी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है। और ड्यू टू विच आर जो सब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट में आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होती हैं, क्या होती हैं, शियर स्ट्रेस डेवलप होती हैं। ओके। सो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, फर्स्ट ऑफ इज दैट शाफ्ट, एक्चुअली जो आपका मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट की बात की जाती है या फिर टॉर्क की बात की जाती है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आपका हमेशा शाफ्ट का आता है। और शाफ्ट क्या है, शाफ्ट इज अ डिवाइस, शाफ्ट इज अ मशीन पार्ट, और शाफ्ट इज अ डिवाइस which used to transmit the rotation and which used to transmit the power from one machine to another machine। ठीक है। यदि किसी एक मशीन से दूसरी मशीन पर मुझे रोटेशन को ट्रांसमिट करना है, यदि एक मशीन से दूसरी मशीन पर मेरे को पावर को ट्रांसमिट करना है, देन आई हैव टू यूज शाफ्ट। ओके। तो शाफ्ट क्या करता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट को ट्रांसमिट करता है, या पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या रोटेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ शाफ्ट्स। नंबर वन इज दैट ट्रांसमिशन, सेकंड वन इज दैट मशीन शाफ्ट। यदि कोई मशीन है और उस मशीन पर आप एक मशीन से दूसरी मशीन पर, यदि आप एक मशीन से दूसरी मशीन पर पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो बाय मीन्स ऑफ शाफ्ट, देन दैट टाइप ऑफ शाफ्ट इज नोन एज ट्रांसमिशन शाफ्ट। ठीक है। जनरली दीज टाइप्स ऑफ शाफ्ट्स आर यूज्ड आउटसाइड पावर ट्रांसमिशन। तो जो हम शाफ्ट का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन शाफ्ट का, वो कहाँ यूज करते हैं, आउटसाइड पावर ट्रांसमिशन। बट इफ यू वांट टू पावर ट्रांसमिट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन अ सिस्टम और इन अ मशीन, यदि कोई एक मशीन है, ये मान लीजिए आपको मशीन है और इस मशीन पे आपका एक पार्ट ये वाला है, दूसरा पार्ट ये वाला है, और इन दोनों पार्ट पे आपको पावर ट्रांसमिट करना है या मोशन ट्रांसमिट करना है यहाँ से यहाँ तक, देन आई हैव टू यूज मशीन शाफ्ट्स। सो यदि मुझे इनसाइड पावर ट्रांसमिट करना है तो क्या यूज करूँगा मैं, दीज आर कॉल्ड मशीन शाफ्ट। ठीक है। सो अगला आपका आता है स्पिंडल। देखिए स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल जनरली द होलो पार्ट ऑफ शाफ्ट या होलो शाफ्ट
which are used to hold any workpiece and which are used to provide the motion of any cutting tool or machine tool, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ शाफ्ट इज नोन एज स्पिंडल। जैसे कि आपने देखा होगा ड्रिल मशीन में, ड्रिल मशीन आपका होता है, ड्रिल मशीन में आप ड्रिल बिट लगाते हो, ये ड्रिल बिट लगाते हो, ये बिट लगाते हो, ठीक है। और इस बिट को कहाँ माउंट करते हो, इस स्पिंडल पे, इस शाफ्ट पे। ये शाफ्ट इसे रोटेट भी कराती है, ये शाफ्ट इसे रोटेट भी कराती है, ठीक है। और आपके जो कटिंग टूल है उसको होल्ड भी करती है, ठीक है। यह तो कटिंग टूल को होल्ड करती है। और एक आपने देखा होगा लेथ मशीन में, जो लेथ मशीन आपकी होती है, तो लेथ मशीन हम क्या करते हैं, वर्क पीस को होल्ड करते हैं। तो वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक शाफ्ट लगाया होता है, तो दैट शाफ्ट इज ऑल्सो नोन एज स्पिंडल, दैट शाफ्ट इज ऑल्सो नोन एज स्पिंडल। ये क्या कर रहा है, ये आपके जो वर्क पीस है, यहाँ पर जो अपना वर्क पीस माउंट किया हुआ है, इसको होल्ड भी कर रहा है और उसे मोशन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो उसे मोशन भी दे रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉन एज स्पिंडल। जनरली स्पिंडल जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, होलो होती हैं, ठीक है। अगला आपका आता है मटेरियल्स ऑफ शाफ्ट। मटेरियल्स ऑफ शाफ्ट जनरली जो आपका 90% केस में क्या होता है, शाफ्ट का मटेरियल आपका माइल्ड स्टील में होता है। मगर यदि कहीं कहीं हमें मोर स्ट्रेंथ वाली शाफ्ट चाहिए, उसकी अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, सो दैट वी आर यूजिंग अलॉय स्टील शाफ्ट, ओके। so that we are using alloy steels like nickel, chromium, nickel, chromium, vanadium steel. So such type of various types of steel are available in market. So various types of materials are used to design a shaft, okay. next one is that size of shaft. तो शाफ्ट का जो साइज होता है जनरली हम बात करें तो क्या होता है, सर्कुलर ही देखते हैं। और सर्कुलरिटी में क्या होता है कि आपका शाफ्ट का साइज डायमीटर और उसके लेंथ से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। suppose that is the diameter of shaft, okay, and that is the length of the shaft, ठीक है। तो डायमीटर जो आपका होता है वो मिनिमम आपका हो सकता है 5 mm का, 5 mm, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होता है आपका, मैक्सिमम यूज करते हैं हम जनरली 500 mm, ठीक है। और वैसे ही आपका जो लेंथ होता है वो अप टू 7 मीटर यूज करते हैं, अप टू 7 मीटर लेंथ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसको 20 फीट भी बोल देते हैं, तो 20 फीट के ऊपर का शाफ्ट नहीं आता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। मगर 7 मीटर तक का शाफ्ट अवेलेबल होता है मार्केट में, जो कि 20 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता, ठीक है। अगला आता है स्ट्रेसेज इन शाफ्ट। तो शाफ्ट में स्ट्रेस किस टाइप के डेवलप होते हैं, देखिए ये मैं आपको बता दूं। यदि कोई शाफ्ट आपका सब्जेक्टेड है ओनली प्योर टॉर्जन के, यदि कोई ये शाफ्ट है, मान लीजिए दैट इज ए शाफ्ट and it is subjected to only torsion, इसमें क्या होता है, ओनली टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, ओनली टॉर्जन हो रहा है। सो दैट इन दिस केस ओनली शियर स्ट्रेस विल डेवलप इन द इनसाइड द शाफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस टाइम जब आपका ओनली टॉर्जन हो रहा होगा, ठीक है, आपने सिंपली शाफ्ट में सिर्फ टॉर्क ही लगा रहे होंगे आप, तो उस टाइम जो आपका स्ट्रेस पैदा होगा वो शियर स्ट्रेस होगा। मगर समटाइम्स वी आर यूजिंग सम मोर प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक पुली गियर ऑन इट। यदि मैं इस पर पुली गियर कुछ और भी यूज कर रहा हूँ शाफ्ट पर, तो क्या होगा, वो आपका पुली होगा या गियर होगा, जो भी होगा, उसको जब मैं माउंट करूँगा तो यहाँ उसका कुछ वेट के कारण, उसका कुछ वेट होगा, तो उस वेट के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा आपका यहाँ से बैंड हो जाएगी। दैट्स वाई इन दिस केस बेंडिंग स्ट्रेस विल produced or bending stress will induced inside the shaft, so that we can say that, so यदि आपकी कोई शाफ्ट है तो शाफ्ट में जनरली आपका यदि वो सिर्फ और सिर्फ टॉर्जन से सब्जेक्टेड है तो उसमें आपका शियर स्ट्रेस पैदा होगा। और यदि उस पर मैंने कोई गियर या कोई पुली माउंट किया हुआ है, सो उस केस में यदि कोई मैंने गियर या पुली माउंट किया हुआ है इस तरीके से, तो क्या होगा, उसमें आपका शियर स्ट्रेस के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस भी पैदा होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस भी उसमें इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। अगला आपका आता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग, यदि मैं बात करता हूँ, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स और एक वाई। मगर एक इन दोनों एक्सिस के, इस एक्स के और इस वाई के परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड z axis. Or if we are going to find the value of inertia about this axis, so that inertia is known as polar moment of inertia.
और इट विल बी द सम ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इनर्शिया। तो यदि मैं बात करूं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज जनरली नोन एज जे और आई जेड जेड। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द समीशन ऑफ और द सम ऑफ आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, तो मैं किसी भी सर्कुलर के लिए यहाँ से आपका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकाल सकता हूँ। तो क्या होगा, आई एक्स एक्स का क्या होगा पाई डी 4/64 और वाई का क्या होगा पाई डी 4/64। दोनों को ऐड करूँगा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड किया क्या हो गया, ये आपका हो गया पाई डी 4/32। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है सिंपल टॉर्जन। सिंपल टॉर्जन या प्योर टॉर्जन, इसे हम प्योर टॉर्जन भी बोल सकते हैं। तो सिंपल टॉर्जन मीन्स इफ एनी शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू any torsion, there is no any other type of movement is used। ठीक है, there is only shear stress will induced, then such condition or such type of phenomena is known as pure torsion। यदि कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट में मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ टॉर्जन लगाया हुआ है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं लगा रखा, कोई फोर्स इसमें और नहीं लगा रखा, तो उससे क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। शियर स्ट्रेस के अलावा इसमें कोई भी, न तो इसमें एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, ना तो इसमें एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और ना ही इसमें कोई आपका टेंसाइल स्ट्रेस या कोई इसमें आपका बेंडिंग स्ट्रेस वो डेवलप हो रहा है। तो ऐसे केस को जब हमारा कोई ना एक्सियल लोड हो, एक्सियल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो, ना कोई आपका बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो, ओनली शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो ड्यू टू टॉर्जन, देन सच कंडीशन इज नोन एज प्योर और सिंपल टॉर्जन कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्योर और सिंपल टॉर्जन कंडीशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होता है और कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। आता है अब टॉर्जन रिलेशन। तो टॉर्जन रिलेशन थोड़ा ढंग से समझिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टॉर्जन रिलेशन की, तो मैंने एक शाफ्ट ले लिया, ये मेरे एक शाफ्ट है, और इस शाफ्ट का ये साइड व्यू है या फिर कह सकते हैं फ्रंट व्यू। साइड को मैंने मान लीजिए शाफ्ट को देखा है सामने से, तो शाफ्ट मेरे को दिखाई दी ऐसी ये वाली, और साइड से देखा तो मैंने आपको दिखाई दी ये वाली। तो अब शाफ्ट की कुछ लेंथ है एल, मैंने शाफ्ट की लेंथ मान लिया। ठीक है, अब क्या किया, मैंने इस शाफ्ट के नाम दे दिए कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। तो जैसे यहाँ नाम दिया वैसे ही आपका सर्कुलर में नाम दे दिया कि ये आपका बी पॉइंट आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है। ठीक है, और पीछे कहीं आपका ए होगा और आपका सी होगा। मगर जैसे ही अब मैं चाहता हूँ कि इस शाफ्ट को थोड़ा सा टॉर्क लगा के, ये टॉर्क लगाया मैंने, इस टॉर्क लगाया और टॉर्क लगा के इस तरीके से मैं इसे ट्विस्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, ये डी पॉइंट पहले D1 पे आएगा और D1 पे आने के बाद ये D1 डैश पे आएगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होगा, ट्विस्ट होगा। जब ऐसे ट्विस्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ आपके फ्रंट व्यू में ट्विस्ट आपका जो होगा, दैट ट्विस्ट इज नोन एज थीटा, दैट ट्विस्ट इज नोटेड बाय थीटा एंगल। बट इन केस ऑफ योर होल लेंथ, यदि हम पूरी लेंथ की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये आपकी शाफ्ट, यहाँ क्या है, यहाँ आपकी शाफ्ट फिक्स्ड है। तो क्या होगा, धीमे धीमे यदि मैं बात कर दूँ लेयर्स की, इसे मैं यदि डिवाइड कर दूँ लेयर्स में कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो क्या होगा, लेयर्स में बात करेंगे तो क्या होगा, इसका जो डिफ्लेक्शन है या जो उसमें चेंज हो रहा है वो धीमे धीमे कम हो जाएगा, और यहाँ आपका जो चेंज हो रहा है वो लास्ट में आके 0 हो जाएगा। तो एक क्या होगा, एंगुलर स्पेस क्रिएट करेगा, और दैट एंगुलर स्पेस इज नोन एज स्ट्रेन, और दैट स्ट्रेन इज नोन एज शियर स्ट्रेन। क्या होगा, वो शियर स्ट्रेन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर से दूसरी लेयर में आपस में शियरिंग हो रही है। ठीक है, तो मैंने उसे मान लिया, और मानने के बाद मैंने क्या किया, मैंने आपका फ्रंट व्यू और साइड व्यू से दोनों से क्या देखा, ये D1 डैश और D1 डैश दोनों को देखा, तो ये दोनों इक्वल होंगे आपके स्टार्टिंग में, तो दोनों इक्वल होंगे, क्या होगा, तो D1 डैश इक्वल टू क्या होगा, R थीटा होगा इस वाले डायग्राम से, और फाई इंटू एल क्या होगा इस वाले डायग्राम से। कौन सा फॉर्म लगाया मैंने, आर के इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, सॉरी थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, मैंने वो लगा दिया। तो आर का इक्वल टू क्या हो गया, आर के इक्वल टू हो गया आपका थीटा इंटू रेडियस। थीटा मतलब एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल क्या आपका थीटा है, रेडियस कितना आपका आर है यहाँ देखा जाए तो,
और यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका एंगल फाई है और लेंथ कितना है इसका, रेडियस कितना है इसका, एल है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ के बाद देखेंगे तो ये दोनों को मैंने इक्वलाइज किया। इक्वलाइज करने के बाद यहाँ फाई क्या होता है, फाइज आर शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन कैन बी रिटन एज कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल जी। कैपिटल क्यू मीन्स शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, आपका शियर मॉडुलस, ये फिर कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसके इक्वल होता है आपका। तो मैंने वहाँ फाई की जगह पर रिप्लेस कर दिया क्यू अपॉन जी से। रिप्लेस करने के बाद देखिए मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली आपका जो जी है, जो आपका जी है, ठीक है, और जो आपका एल है और आपका थीटा है, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होना है। जो शियर स्ट्रेस होगा वो आपका रेडियस के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। तो आपका शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। जब आपका शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ तो आपका में जो आपका रेशियो होगा शियर स्ट्रेस और रेडियस का, दैट विल बी कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल क्यू अपॉन आर इक्वल टू होगा आपका स्मॉल क्यू अपॉन आर, या क्यू वन अपॉन आर वन। तो मैं और आगे लिख सकता हूँ उसको क्यू टू अपॉन आर टू। तो क्या होगा, ये रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा शियर स्ट्रेस का। तो यहीं से क्या किया मैंने, यहीं से इसे सॉल्व किया। इसे सॉल्व करने के बाद आपका ये फॉर्म क्रिएट कर दिया। दैट फॉर्म इज नोन एज क्यू अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और एंगल ऑफ ट्विस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहाँ से निकल के आया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस साइड को ही थोड़ा सा इसमें क्या किया, मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया। मॉडिफाई मैंने ये किया कि मैंने माना कि इसमें कोई एक आपका छोटी सी पट्टी है, स्ट्रिप है, जिस स्ट्रिप का रेडियस सेंटर से मेजर किया जाए तो क्या होगा, आपका स्मॉल आर होगा, और आपका जो थिकनेस है इस पट्टी का वो कितना है, डी आर है। तो इस पट्टी पर कितना फोर्स काम करेगा, पहले हम निकालेंगे इसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा, और फोर्स के बाद निकालेंगे इसमें हम कितना आपका टॉर्जन काम करेगा। तो फोर्स मैंने मान लिया एफ, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस कौन सा है इसमें, स्ट्रेस आपका शियर स्ट्रेस है। तो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया क्या होगा आपका, इस पट्टी का पूरा एरिया। इस पट्टी की लंबाई कितनी है, 2 पाई आर है। इस पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। मोटाई कितनी है, डी आर। तो 2 पाई आर इंटू डी आर मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, देखो ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेकेंड, अब हम बात करें टॉर्जन मूवमेंट की। तो टॉर्जन मूवमेंट क्या होगा आपका, टी इक्वल टू एफ इंटू रेडियस। ठीक है, फोर्स इंटू रेडियस। तो अब यदि मैं पट्टी की बात करूँगा तो क्या होगा, ये होगा डी टी, डी टी इक्वल टू एफ इंटू आर। आर मतलब इसका रेडियस ये वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैं तो निकल के आया आपका स्मॉल क्यू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और यदि मैं पूरे होल सेक्शन की बात करूँगा क्या होगा, तो मुझे इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, कहाँ से, जीरो से लेकर आर तक, जीरो से लेकर आर तक। तो मैंने इंटीग्रेशन किया इसका। अब इंटीग्रेशन में जो इस आपका स्मॉल क्यू है, इसे स्मॉल क्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, यहाँ से देखिए। तो स्मॉल क्यू आपका क्या हो सकता है, स्मॉल क्यू आपको हो सकता है स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने वही चेंज किया और मैंने यहाँ पर इसमें रिप्लेस कर दिया, ये वाला यहाँ देखिए। रिप्लेस करने के बाद अब मैं इसका करूँगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मैंने जब किया तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन के बाद आपका वैल्यू निकल के आया ये वाला, देख लीजिए। ठीक है, यही आएगा। तो जीरो से लेकर आर तक का है। तो यहाँ आपको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट किया और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया कैपिटल क्यू अपन आर इंटू पाई आर की पावर 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। तो ये किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। देखिए यहाँ पर दिखाया ना, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है हमारा फॉर्मूला, पाई आर की पावर 4/2 किसके इक्वल होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो मैं यदि यहाँ पर इसकी जगह पर सिर्फ जे लिख दूँ, कैपिटल जे, चल जाएगा। कैपिटल जे रखने के बाद क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मूला आपका हो जाएगा टी अपॉन जे इक्वल टू क्यू अपॉन आर, टी अपॉन जे इक्वल टू क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो अब यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को चेक करूँ तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, ये हो जाएगा टी अपॉन जे अपॉन क्यू अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल।
और दैट रिलेशनशिप इज नोन एज टॉर्जनल रिलेशन। दैट रिलेशनशिप इज नोन एज टॉर्जनल रिलेशन। अब कुछ एजम्पन्स होते हैं जब हम टॉर्जन की बात करते हैं, तो देर आर 3 एजम्पन्स। नंबर 1 इज दैट देर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, यदि हम कोई बात करें सेक्शन की, तो किसी भी सेक्शन में टॉर्क लगने से पहले या टॉर्क लगने के बाद कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी प्लास्टिक चेंज नहीं होता है। दूसरा, आपका डायमीटर आपका थ्रू आउट द सेक्शन सेम रहेगा, चाहे हम टॉर्क लगा लें या हटा लें। और तीसरा, आपका जो आपका क्रॉस सेक्शन का बीच का डिस्टेंस है, यदि मान लीजिए कि आपका एक साफ्ट है ये वाला, ठीक है, और इस साफ्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस पहले L था, तो टॉर्क लगने के बाद भी इसका डिस्टेंस जो आपका होगा वो L ही रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका एजम्पशंस हैं। ठीक है, तो अब अगला आता है आपका टॉर्जनल रिजिडिटी। टॉर्जनल रिजिडिटी का मतलब है मरोड़ दृढ़ता। मरोड़ दृढ़ता मतलब इट इज आल्सो नोन एज द स्टिफनेस ऑफ एनी शाफ्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल G एंड इट इज द product of capital G and the polar moment of inertia J. So G into J is equal to known as torsional rigidity, and it will be G into J equal to TL upon theta, TL upon theta. ओके, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा टॉर्जनल रिजिडिटी का। ठीक है, अगला आपका आता है पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी शाफ्ट। सो स्ट्रेंथ ऑफ एनी शाफ्ट यदि हम कोई निकालते हैं तो क्या होते हैं, हम उसका पोलर मॉडुलस फाइंड करते हैं। और पोलर मॉडुलस क्या होता है आपका, इट द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J टू द रेडियस ऑफ एनी शाफ्ट R। ठीक है, इट इज नोटेड बाय ZP। ZP ये आपका होता है पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। ठीक है, और लास्ट वाला है आपका डेरिवेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू अ सॉलिड और होलो शाफ्ट। यदि कोई आपने एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज किया हुआ है और इलेक्ट्रिक मोटर से आप कोई शाफ्ट कनेक्ट किए हुए हो, यहाँ आपने कपलिंग लगाया हुआ है, शाफ्ट बियरिंग पे लगा हुआ है, फिर आपने कोई बेल्ट ड्राइव यूज किया हुआ है, तो उसके बाद शाफ्ट आपका मशीन के लिए जा रहा है, तो इसमें सब में क्या हो रहा है, आपका पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, चाहे वो बेल्ट के थ्रू हो, चाहे आपका वो कपलिंग के थ्रू हो, चाहे आपका वो शाफ्ट के थ्रू हो, हर जगह क्या हो रहा है, आपका पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो दैट पावर ट्रांसमिशन वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो मैं मान लिया कि कोई एक शाफ्ट है आपकी, ये आपकी जो शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट का रेडियस क्या होगा, रेडियस आपका क्या होगा, आर होगा। ठीक है, आर रेडियस होगा ना इसका। और मैंने मान लिया कि ये शाफ्ट आपका जब हम इसे घुमाते हैं तो इस पर क्या लगता है, इस पर टॉर्क लगता है टी। तो टॉर्क का मतलब हमने सिर्फ फोर्स लगाते हैं, एक्चुअली क्या होता है वो फोर्स ही तो होता है। टॉर्क तो वो कब बना, हमने तो जो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर फोर्स लगाया तब वो टॉर्क बना। एक्चुअल तो वो क्या है, फोर्स है। ठीक है, हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं, पेरिफेरिकल फोर्स लगाते हैं, और जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इस फोर्स से इसमें ट्विस्ट होता है, इसमें ट्विस्ट होता है, मतलब ये रोटेट करती है शाफ्ट। जब ये शाफ्ट रोटेट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फोर्स आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आपका फोर्स क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो फोर्स यदि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज कॉल्ड वर्क डन, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। और यदि यही वर्क डन हम निकालें n साइकिल में कितना होगा, नंबर ऑफ साइकिल यदि n कर दिए हमने तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो बस यही निकालना है। और यदि यही निकालने के बाद हमने वो वर्क डन को पर सेकंड फाइंड कर लिया, वर्क डन पर सेकंड, सो दैट इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन, दैट इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन। ओके, सो मैं अभी दोबारा सबको बताता हूँ चीज़ें, ये दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। मैंने मान लिया कि आपका कोई एक शाफ्ट है जिसका रेडियस r है और जिस पर एवरेज टॉर्क आप लगाओगे, मान लीजिए t, आपका जो RPM है वो कैपिटल N है, और हम P पावर ट्रांसमिट यहाँ से करेंगे और F फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे। तो जब हम टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस होता है, फोर्स इंटू रेडियस होता है। अब मैं बात करूँ कि हम जो बात कर रहे थे कि इसकी वर्क डन की,
पावर क्या होती है, पावर होता है आपका वर्क डन पर सेकेंड। तो मैं बात करूँ, पहले हम निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या लगाया आपने, एफ लगाया, डिस्टेंस कितना कवर होगा आपका एक चक्कर में, 2πr होगा। यदि वही हम वर्क डन बात करें एन साइकिल में, तो कितना हो जाएगा, 2πrf इंटू एन। ठीक है, तो एफ इंटू आर आपने अभी पढ़ा था, एफ इंटू आर क्या होता है आपका, एफ इंटू आर क्या होता है आपका, एफ इंटू आर क्या होता है भाई, एफ इंटू आर आपका होता है टॉर्क। ठीक है, तो मैं यदि एफ और आर को यहाँ से रिप्लेस कर लूँ, क्या कर दूँ, एफ और आर को रिप्लेस कर दूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टॉर्क। तो इट विल बी 2πnt, 2πnt हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये आपका जो एन यहाँ पर है वो आरपीएम में है, किस में है, आरपीएम में है ये वाला एन। तो यदि मैं इसे आरपीएस करना चाहूँ तो क्या होगा आपका, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, मैं वर्क डन को पर सेकंड निकाला, पर सेकंड निकालने को क्या करना पड़ा मेरे को, इसमें 2πnt में 60 से डिवाइड करना पड़ा, तो निकल के आएगा क्या, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गया ये, दैट इज कॉल्ड वाट। और ये क्या होगा आपका, पावर ट्रांसमिशन पर सेकंड होगा। ठीक है, और आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जो 1 हॉर्स पावर होता है वो 1 हॉर्स पावर आपका 746 वाट के इक्वल होता है। और यहाँ जो पावर का फॉर्मूला है 2πnt/60, ये आपका है वाट में। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, वाट या न्यूटन मीटर पर सेकंड। कब होगी न्यूटन मीटर पर सेकंड, जब आपका रेडियस मीटर में होगा, जब आपका टॉर्क न्यूटन मीटर में होगा, जब आपका एन जो आपका आरपीएम है वो आरपीएम मतलब मिनट में होगा। ठीक है, 2πnt/60 इसलिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही तक था आज के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, और जहाँ तक हो आप इसे सॉल्व कीजिए, चीज़ों को देखिए एक बार, और अपने सेल्फ नोट्स बना जरूर लीजिएगा ताकि आपको रिमाइंड करने में दिक्कत ना हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।